नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक सवाल सभी के जहन में, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर लेफ्ट राइट का चक्कर सामने आया। वाकया है परसों रात को सीएमआर पर डिनर के दौरान का। मंच पर पहले 6 कुर्सियां लगाई गई थी। धारीवाल के नहीं आने पर उनकी कुर्सी हटा दी गई। इस दौरान सचिन पायलट मंच पर आकर सीएम के राइट साइड में बैठने लगे। तभी सीएम गहलोत ने उनको इशारे में लेफ्ट साइड में बैठने के लिए कहा गया। अब इसके पीछे का कारण हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के राइट साइड में होती है पीसीसी चीफ की कुर्सी, और राइट वाली कुर्सी पर गोविंद डोटासरा को बैठना था, उनको बैठाया गया, जबकि पायलट को गहलोत के लेफ्ट साइड में जगह दी गई। मंच के नीचे बैठे विधायक और मंत्री रोचकता से ये नजारा देख रहे थे। सीएम के लेफ्ट साइड में पावर बैलेंस का अंदाज लगाया जा रहा है। वहीं 5 जनवरी का एक अजीब संयोग भी दिखाई दिया। 2 योग्य और मिलनसार अफसरों का जन्मदिन एक साथ है। कुलदीप राका और गौरव गोयल का जन्मदिन एक साथ है। दोनों अफसर गहलोत की कोर टीम के मेंबर हैं। एक ने संभाल रखा है सीएमओ का जिम्मा, तो अगर बात दूसरे की जाए तो दूसरे को मिली है जयपुर शहर को निखारने की जिम्मेदारी। आज ब्यूरोक्रेसी के लोगों का पहला एजेंडा कुलदीप राका और गौरव गोयल को हैप्पी बर्थडे कहने का रहा है। तो दोनों का जन्मदिन आज, और दोनों के जन्मदिन को बखूबी मनाया जा रहा है। वहीं जयपुर ग्रेटर निगम में एक धाकड़ अफसर की नियुक्ति हुई है। यज्ञमित्र सिंह देव को निगम में नियुक्त किया गया है। साइडलाइन पोस्टिंग से मुख्य धारा में एक बार फिर से उनकी नियुक्ति हुई है। अब यज्ञमित्र लागू करेंगे अतिक्रमण हटाने का एजेंडा। नगर निगम में बढ़ते मौजूदा राजनीतिक हस्तक्षेप पर यज्ञमित्र लगाम भी लगाएंगे। दूसरी तरफ मौजूदा कमिश्नर दिनेश यादव को सचिवालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। एक शालीन और साइलेंट परफॉर्मर यादव को मिली सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी। नगर निगम में यादव का करीब 6 माह का कार्यकाल बेहद शानदार रहा है। वहीं सरकार में निरंजन आर्य की चल रही है, यानी कि सीएस की चल रही है। सीएस की आपत्ति पर ही शाहरुखी सुबोध अग्रवाल की वापसी की। साइडलाइन पोस्टिंग से मुख्य धारा में सचिवालय में लौटना था इस लिस्ट में, और इसके साथ ही शुरुआत होनी थी एक नए प्रयोग की। लेकिन निरंजन आर्य इसके लिए तैयार नहीं थे। अपने से सीनियर किसी अफसर के सचिवालय में वापसी के लिए वो तैयार नहीं थे, और अंततः सरकार ने मान ली निरंजन आर्य की बात, और सचिवालय में एंट्री लेते लेते रुक गए सुबोध अग्रवाल। तो देखिए किस तरीके की रोचक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और दरअसल जानकारी यह है कि सीएस है निरंजन आर्य, और कहा जा रहा है कि उनकी जमकर सरकार में चल रही है, और उनकी आपत्ति पर ही सुबोध अग्रवाल की वापसी की राह सचिवालय में रुक गई है। साइडलाइन पोस्टिंग से मुख्य धारा में सचिवालय में उनको लौटना था, और जो लिस्ट आज जारी हुई, देर रात को जो जारी हुई, उसमें उनका नाम होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही शुरुआत उनकी नई प्रयोग की होनी थी। निरंजन आर्य इसके लिए तैयार नहीं थे। उसके पीछे की एक बड़ी वजह है जो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़ी वजह दरअसल यह है कि अपने से सीनियर किसी अफसर की सचिवालय में वापसी के लिए निरंजन आर्य तैयार नहीं थे, और अंत में सरकार ने निरंजन आर्य की बात को मान लिया, और सचिवालय में सुबोध अग्रवाल की एंट्री होते होते रुक गई। वहीं केंद्र ने 3 आरपीएस अफसरों को आईपीएस पद पर प्रमोट कर दिया है। सोमवार को प्रमोशन का नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया गया। आरपीएस मनीष त्रिपाठी, सुधीर जोशी और राजकुमार चौधरी पदोन्नत कर दिए गए हैं, यानी कि आरपीएस से आईपीएस कर दिए गए हैं। तीनों अफसरों को 2019 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है। 2013 का बैच मिल सकता है तीनों को, और इसलिए तीनों के लिए बेहद खास दिन। जिन तीनों को आरपीएस से आईपीएस में प्रमोट किया गया है, उनके नाम है मनीष त्रिपाठी, सुधीर जोशी और राजकुमार चौधरी, जिनको प्रमोट कर दिया गया। और तीनों अफसरों को 2019 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है। अब उनको 2013 का बैच मिल सकता है। और अब बात करते हैं आईपीएस तबादला सूची की। आईपीएस एसपी प्रहलाद कृष्णा को लगाया गया है झुंझुनू। हालांकि कृष्णा का होम डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, ऐसे में फिर से संशोधन की गुंजाइश यहां दिखाई दे रही है। बीकानेर के साथ एक अजीब संयोग चल रहा है। इससे पहले रवि जैन के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उनका गृह जिला था बीकानेर, और उनको यहाँ का कलेक्टर लगा दिया गया था। बाद में हालांकि संशोधन आदेश निकालना पड़ा था।
हालांकि डीओपी में नाम जयपुर है, लेकिन वोटर आईडी से लेकर सब डॉक्यूमेंट झुंझुनू के हैं और एसपी खुद भी इस बात को एडमिट कर रही हैं। लेकिन ये भी तस्वीर साफ है, प्रहलाद कृष्णा की जो झुंझुनू में पोस्टिंग हुई है वो तभी चेंज हो सकती है जब डीओपी के अंदर उनका जो रेजिडेंस है उसको चेंज किया जाए, और रेजिडेंस डीओपी में उनका भी जयपुर है। वोटर आईडी में जरूर, अन्य डॉक्यूमेंट में जरूर झुंझुनू का जिक्र है, लेकिन एसपी खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं। अब डीओपी में अगर बदलाव होता है तो फिर उनका भी बदलाव हो सकता है। वहीं बारह के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह सस्पेंड हो गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। रिश्वत मामले में फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में है इंद्र सिंह का निलंबन 23 दिसंबर से माना जाएगा। निलंबन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग सचिवालय रहेगा। तो निलंबन उनका कर दिया गया। आपको याद होगा कि बाकायदा घूसखोरी के उन पर आरोप लगे, रिश्वत के आरोप लगे और इसको लेकर न्यायिक अभिरक्षा में वो चल रहे हैं। अब उनको निलंबित कर दिया गया है और कार्मिक विभाग सचिवालय अब उनका कार्यक्षेत्र हो। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, विधायक आवास तोड़ने को लेकर गति मिली है। विधायक कैलाश मेघवाल को छोड़ अन्य विधायक आवास खाली करने को तैयार हो गए हैं। अब जल्द ही फ्लैट्स के निर्माण को गति मिलेगी। जानकार सूत्रों के मुताबिक इसी माह विधायकों ने आवास खाली करने की हामी भर दी है। विधानसभा के पश्चिम में विधायकों के लिए नए फ्लैट बनाए जाएंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते मेघवाल को अन्यंत्र दिया जा सकता है विधायक आवास। लालकोटी में विधायक आवासों की जमीन बेचने पर भी विचार चल रहा है। तो विधायकों को नए आवास तो मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उनको पुराने आवास खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं पर फ्लैट्स बनाए जाएंगे और ऐसे में विधानसभा के पश्चिम में विधायकों के लिए ये फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसके लिए सभी विधायकों को अपने आवास खाली करने हैं। सभी ने हामी भर दी है। सिर्फ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते मेघवाल को अनियंत्रित किया जा सकता है विधायक आवास, और लालकोठी में विधायक आवासों की जमीन बेचने पर विचार चल रहा है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत विधायकों के लिए विधायक आवास बनाए जाने हैं, और ऐसे में जो पुरानी जमीन है जिस पर आवास बने हुए हैं वो विधायक खाली करेंगे और उस जमीन पर फिर ये आवास बनने वाले। अब बात करते हैं यूपी की सियासत की, क्योंकि वैक्सीन पर माया और अखिलेश की सियासत बटी बटी से नजर आती है। जहां अखिलेश कह रहे कि वैक्सीन बीजेपी की है, वहीं अखिलेश जो विरोध कर रहे हैं, माया ने उसका स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति समझ से परे है। वैक्सीन पर अखिलेश के अजीबोगरीब बयान की मीडिया में खूब चर्चा हुई। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया, साथ ही केंद्र सरकार के हर फैसले का स्वागत और समर्थन भी कर रही है। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर दोनों ही पार्टियों का रुख अभी भी साफ नहीं हो पाया। अब तक माया अखिलेश ने किसानों की मांगों का कोई समर्थन नहीं किया, जबकि बिहार में राजद और लेफ्ट ने किसानों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। और शायद सपा और बसपा घर बैठ सोच रही चुनाव करीब आएगा तो फिर समर्थन किया जाएगा और इसको भुनाया जाएगा। और यूपी से निकलकर अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बंगाल विजय के लिए बीजेपी नए प्रयोग करने वाली है और कई प्रयोग करने वाली है। महापुरुषों के सहारे चुनावी कैंपेन का प्लान बनाया गया है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बीजेपी ने याद किया है। 23 जनवरी को नेताजी की 124वीं जयंती बंगाल में मनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री भी जयंती के अवसर पर बंगाल जाएंगे। वैसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में अच्छे रिस्पॉन्स से काफी उत्साहित है और अब बंगाल विधानसभा चुनाव विजय के लिए मैदान में उतर चुके हैं। और इसी महीने जेपी नड्डा और अमित शाह का पश्चिम बंगाल का एक बार फिर से दौरा है। बीते कुछ महीनों से अगर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल की राजनीति केंद्रीय राजनीति पर प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। फिर बात चाहे टीएमसी के दिग्गज नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की हो या फिर लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी अपने कैडर को मजबूत कर रही है और लग रहा है ऐसा जैसे पूरे तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं, अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं, आरएसएस प्रमुख पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं और अब माना जा रहा है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर
प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की 124वीं जयंती है और पश्चिम बंगाल में इसको बीजेपी बड़े जोर शोर से मनाने की तैयारी कर रही है और प्रधानमंत्री खुद इस मौके पर बंगाल जा सकते हैं। और इसके पीछे की एक वजह है, दरअसल लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा रिस्पांस मिला था। अब उसी रिस्पांस को पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी विधानसभा चुनाव में कैश ऑन करना चाहती है, इनकैश करना चाहती है और इसीलिए विधानसभा चुनाव विजय के लिए मैदान में बीजेपी उतर चुकी है। बंगाल के बाद अब बात करते हैं बिहार की और सवाल यह है कि क्या नीतीश के पास बिहार में कम विकल्प बचे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में क्या बीजेपी का ही एजेंडा चलेगा। चुनाव नतीजों के बाद बिहार में बीजेपी और ज्यादा पावरफुल हुई है। ऐसे में नीतीश को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कई और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नीतीश को राज्य में बीजेपी के एजेंडे पर सरकार चलानी होगी। विधान परिषद के लिए बीजेपी और नीतीश में नहीं बन रही बात, लेकिन बड़ी पार्टी होने के नाते इस बार बीजेपी अपनी मनमानी करेगी और अब राज्य में विधान परिषद, मंत्री पद और विभागों का बंटवारा, ये सब बीजेपी की पसंद पर होता दिखाई देने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन बीजेपी वहां लार्जेस्ट पार्टी है और लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते अब वो अपना प्रभाव भी जेडीयू पर दिखाती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार पर इसका प्रभाव यकीनन पड़ने वाला है और अगर उनको मुख्यमंत्री पूरे 5 साल के लिए बने रहना है तो फिर बीजेपी के न सिर्फ समर्थन की जरूरत बल्कि बीजेपी जो चाहती है उसको जमीन पर करने की भी जरूरत। और बड़ी पार्टी होने के नाते फिर बात चाहे मंत्री परिषद की हो, विभागों में पद के बंटवारे की हो या फिर अन्य संगठन में बदलाव की हो, इसमें एक बीजेपी की जरूर चलेगा। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। इन दिनों शिवराज सिंह काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कसावट के लिए हर क्षेत्र में कसरत करते दिखाई दे रहे हैं चौहान। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की टीम पर फोकस है। अधिकारियों को 2 टूक अंदाज में हिदायत दे दी गई है। विभागीय योजनाओं की क्रियान्वित को लेकर जोर दिया गया है और अब की बार प्रशासनिक कसावट को लेकर शिवराज पूरी तरह से प्रयासरत है। काफी एक्टिव मोड में शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और इसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई भी दे रहा है। पूरे तरीके से एक्टिव मोड में शिवराज नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सरकार की। महाराष्ट्र में सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। शिवसेना और कांग्रेस विवाद की सीमित और मैनेज। इस दौरान औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने पर विवाद हुआ था। दोनों तरफ एनसीपी ने शिवसेना के प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि शरद पवार की पार्टी मराठा अस्मिता की ही सियासत करती है, इसमें विरोध नहीं कर सकती और कुछ दिन बाद अपने आप सब कुछ शांत हो जाए। थोड़ी सी उथल पुथल जरूर महाराष्ट्र की राजनीति में हुई है नाम बदलने को लेकर, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सब कुछ जल्द सही हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बात करते हैं यूपी की। यूपी में धर्मांतरण कानून के समर्थन में 224 पूर्व अफसर आ गए हैं। सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा कि सभी पर लागू करें। इस कानून से महिलाओं की गरिमा को सुरक्षा मिली है। इसे जाति धर्म से परे सभी पर लागू किया जाना चाहिए। 5 दिन पहले 104 पूर्व नौकरशाहों ने इसकी खिलाफत की थी और इस कानून को रद्द करने की मांग की गई थी। तो जरा देखिए, अफसरशाही भी एक फैसले के खिलाफ और पक्ष में खड़ी नजर आ रही है और अब अफसरों की तरफ से 224 अफसरों की तरफ से कहा गया है कि इस कानून को न सिर्फ सभी पर लागू किया जाए बल्कि इस कानून के लागू होने से महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित होगी, उनको उनके अधिकार मिल पाएंगे। अब बात करते हैं कोरोना के बाद देश पर मंडराते एक और खतरे की। दरअसल देश पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू फैला हुआ है। हिमाचल में 1800 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। पोंग बांध झील अभ्यारण्य में 1800 प्रवासी पक्षी मरे हुए मिले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान के, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, हिमाचल की, केरल की, यहाँ पर भी बर्ड फ्लू के केसेस मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू मिला है। वहीं कौआ, बतख, मुर्गी और बगुले की मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कौवों की मौत हुई। केरल में 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है। कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं अगर बात
राजस्थान की जाए तो राजस्थान के कई जिलों के अंदर बर्ड फ्लू की संभावनाएं हैं। झालावाड़ में पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा जोधपुर, पाली, जालोर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, ये वो जिले जहां पर बर्ड फ्लू की संभावनाएं हो सकती है। और देखिए, ये महज एक इत्तेफाक नहीं, दरअसल आज नेशनल बर्ड्स डे है, लेकिन बर्ड फ्लू के चलते पक्षी प्रेमियों में निराशा का माहौल है। अलग अलग जिलों से आ रही पक्षियों के मरने की सूचना। राजधानी जयपुर में भी कुछ देर पहले पक्षी मृत अवस्था में मिले, मरे हुए मिले हैं। पशुपालन, स्वास्थ्य और वन महकमे के पास बर्ड फ्लू रोकथाम की सुनियोजित योजना है। आज जयपुर सहित कई अन्य जिलों के पक्षियों की मौत की भोपाल से रिपोर्ट आएगी और जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, इसके अलावा जालोर, पाली, अजमेर, यहां पक्षियों के मरने की लगातार खबर आ रही है। ऐसे में रिपोर्ट के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए हैं और भोपाल से जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद यह तय होगा कि राजस्थान के वो कौन कौन से जिले हैं जहां बर्ड फ्लू फैलने की संभावना हो सकती है। झालावाड़ के अंदर जो कौवों की मौत हुई उसके बाद सैंपल भोपाल भेजा गया था और वहां से जो रिपोर्ट आई थी उसमें बाकायदा बर्ड फ्लू की वजह से मौत होना बताया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और दरअसल ब्रिटेन में मिले नए कोरोना स्ट्रेन की मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं। 7 जनवरी को ब्रिटेन से दोबारा फ्लाइट शुरू करने के फैसले पर पुनर्विचार हो। अगर जनवरी 2020 में कोरोना की शुरुआत में फ्लाइट्स रोके तो ये स्थिति नहीं बनती। भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटेन से फ्लाइट चलने के बाद कोरोना के नए स्ट्रेन से पहले जैसी स्थिति ना बन जाए। साथ ही ब्रिटेन से लौटे सभी यात्रियों और संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे कोरोना के इस नए स्ट्रेन को आगे फैलने से रोका जा सके। वहीं बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए बिल गेट्स ने मोदी की तारीफ की। इस दौरान कोरोना के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए गए, ये उनकी तरफ से कहा गया। कोरोना के खिलाफ भारत अच्छा काम कर रहा है। इस दौरान बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया वो अच्छा काम है, भारत अच्छा काम कर रहा है और कोरोना के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए गए। जैक मा को भारी पड़ी चीनी राष्ट्रपति की आलोचना। 2 महीने से अलीबाबा के मालिक जैक मा लापता चल रहे हैं। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नजर नहीं आ रहे। जैक मा की कंपनी पर लगातार कार्रवाई जारी है। जैक मा के यूं लापता होने को लेकर कई तरीके की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। दरअसल मोटिवेशनल भाषणों के लिए युवाओं में काफी ज्यादा वो लोकप्रिय थे और चीन के ब्याजखोर वित्तीय नियामकों, बैंकों की आलोचना करके वो लगातार सुर्खियों में रहते थे। सरकार से सिस्टम में बदलाव की पुरजोर पैरवी भी जैक मा लगातार करते रहते थे। बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयासों को दबाया नहीं जाए और वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्गों लोगों का क्लब करार दिया गया था। और फिर शुरू हुए जैक मा के बुरे दिन। इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी। जैक मा की आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया और अब जैक मा लापता है। वहीं ब्रिटेन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसके बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने देश में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी कि पूरे तरीके से ब्रिटेन को लॉक कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन जूझ रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को भी इस दौरान बंद कर दिया गया है। नया स्ट्रेन ब्रिटेन में तेजी से फैलता हुआ और इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से लॉकडाउन ब्रिटेन के अंदर कर दिया गया है। फाइजर कोरोना वैक्सीन लेने के बाद पुर्तगाल में हेल्थ वर्कर की मौत हो गई है। फिनलैंड, बुल्गारिया में भी साइड इफेक्ट के केस सामने आए हैं। 41 साल के हेल्थ वर्कर ने 30 दिसंबर को वैक्सीन ली थी। 1 जनवरी को अचानक हेल्थ वर्कर की मौत हो गई। हेल्थ वर्कर एकदम ठीक थी, उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी नहीं थी। फिनलैंड में भी 5 लोगों में गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पहले कोरोना की वजह से लोग परेशान और अब जो वैक्सीन दी जा रही है उसके भी साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ अभियान की। आज इस अभियान की आखिरी तारीख है।
और इस बार जयपुर में पूरी तरह से फ्लॉप रहा ये अभियान। सिर्फ एक दिन ही जयपुर में ढंग से कार्रवाई हुई। इसके बाद जयपुर में अवैध शराब के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। आबकारी निरीक्षकों ने गंभीरता से अभियान को नहीं लिया और शहर में अपने सर्किलों की दुकानों तक आबकारी निरीक्षक चेक नहीं कर पाए। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 15 साल पुराने डीजल ऑटो पर पाबंदी का असर और शहर में करीब 10,000 ऑटो बंद होंगे। हालांकि शहर में सीएनजी ऑटो संचालित हो सकते हैं, लेकिन डीजल ऑटो को सीएनजी में बदलवाने की कोई व्यवस्था नहीं है और इस वजह से मजबूरन ऑटो चालकों को कबाड़ियों को ऑटो बेचने पड़ रहे हैं। जयपुर महानगर तिपहिया वाहन चालक यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने बिना कोई व्यवस्था किए 10,000 ऑटो को बाहर कर दिया है। दिल्ली में सीएनजी किट लगाई जा रही, लेकिन जयपुर में व्यवस्था ही नहीं है। सीएनजी गैस के पेट्रोल पंप भी हैं, बहुत कम संख्या के। और बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की। केएल राहुल टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हुए केएल राहुल। अभ्यास करते वक्त राहुल को चोट लगी थी और चोट के चलते भारत वापस लौटेंगे केएल राहुल। सीरीज में चोट के चलते पहले भी कई खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद शमी बाहर हो चुके हैं, उमेश यादव भी चोट के चलते बाहर हो चुके हैं और अब केएल राहुल का बाहर होना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा झटका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।